अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो थोड़ा सा जो पहले से पढ़ा हुआ है, हम उस सारे लेक्चर को पहले जो है वो एक दफा रिवाइज करेंगे ताकि जो बाकी चीजें हैं वो इंटरलिंक हो जाएं। तो जो लास्ट लेक्चर थे उसमें सबसे पहले हमने क्रेडिट रिस्क जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। कोविड-19 की छुट्टियां थी उससे पहले, तो उसमें हमने क्रेडिट रिस्क, उसकी जो डेफिनेशन है, उसके जो सोर्सेज हैं, उन सबको हमने देखा था। तो एक क्रेडिट रिस्क की जो डेफिनेशन है, ये मैं स्लाइड्स आपसे शेयर कर लूंगा। तो ये जो स्लाइड्स है, इसी तरह की एक डेफिनेशन जो है वो मिलती जुलती मैंने आपको क्लास में भी लिखवाई थी। तो बात वही है कि जो क्रेडिट रिस्क है वो बेसिकली दो अपना इमर्ज होता है। सर इसमें शोर आ रहा है आवाज में। ये शोर मेरी तरफ से नहीं आ रहा। हाँ जी, अब ठीक है। ये शाफे है मेरे ख्याल में, उसकी वजह से आ रहा था। अच्छा चलें, क्रेडिट रिस्क जो है उसके हमने पहले भी बात की थी कि दो सोर्सेज होते हैं। एक जिसमें हम इंटेंशंस की बात करते हैं कि एक बंदा जब उधार रकम लेता है या कुछ चीजें उधार लेता है तो बाद में वो वापस करना जो है वो उसका अपना बदल जाती है, नीयत बदल जाती है, इंटेंशन उसकी नेगेटिव हो जाती हैं। इवन ये उस पर अब लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि जब आप किसी से उधार चीजें लें तो एज पर एग्रीमेंट, अगर पैसे हैं या कोई कमोडिटी है तो आप उसको एज पर एग्रीमेंट उसकी पेमेंट करें। और सेकंड था इनएबिलिटी टू रीपे द लोन। अब आजकल आपको पता है बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स जो है बाजार बंद हो गए हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी मिलें फैक्ट्रियां वो भी बंद है। अब अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है, अब वो उनकी एबिलिटी जो है वो अब इस काबिल नहीं है, वो उनका बिजनेस अब चल नहीं रहा, वो अब इस काबिल नहीं है कि वो अपना लोन जो है वो वापस कर सके। तो दोनों सूरतों में जो है वो क्रेडिट रिस्क जो है वो राइज हो जाता है। तो अब उसके लिए फिर अगर हम क्रेडिट यहाँ पे इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें जो बेसिकली क्रेडिट रिस्क किन किन मौकों पे ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें सबसे पहले बैंकरप्सी है कि अगर कोई बंदा जिससे आपने लेना हो वो अपना बैंकरप्ट हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, तो उस सूरत में आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो बढ़ जाता है। फेल्यूर टू पे, जब उसका एक डेडलाइन थी, एक टाइम था, उसने पे करना था लेकिन उस टाइम पे वो पे नहीं कर सका, वो वक्त गुजर गया है, तो फेल्यूर टू पे, तो वो वाली चीज जो है वो भी इसी में आ जाती है। और तीसरे नंबर पे लोन रिस्ट्रक्चरिंग। लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये बेसिकली ये स्पेशल कंडीशंस में होता है। अब जैसा कि हमारे मुल्क में है तो स्टेट बैंक ने भी अपना बैंक्स को जो है वो डायरेक्ट किया है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अब इस काबिल नहीं है तो उसके आप लोन को रिस्ट्रक्चर कर दे। रिस्ट्रक्चर से मुराद ये होती है कि उसको आप दोबारा से नई टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है वो लोन वही अमाउंट होती है लेकिन उसकी एडजस्टमेंट करके फाइनल अब आप दोबारा से उसका जो टाइम पीरियड है, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको आप दोबारा से कर लेते हैं। तो तमाम सूरतों में जो क्रेडिट रिस्क है, अब क्रेडिट रिस्क के लिए जरूरी नहीं है कि क्रेडिट रिस्क सिर्फ बैंक्स के लिए है, बल्कि क्रेडिट रिस्क जो है हर वो बिजनेस जिसके अंदर उधार लेन देन होता है, यानी चाहे वो कोई चीजें बेचता है उधार, क्रेडिट सेल होती है, या किसी को लोन अमाउंट दी जाती है, हर इस ट्रांजैक्शन, जब भी कोई क्रेडिट की ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर आएगी तो उसके साथ ही क्रेडिट रिस्क जो है वो भी इमर्ज हो जाएगा, तो वो साथ ही होगा उसके। अच्छा, अब जब आपको पता है कि बिजनेस है उसके अंदर जब हमने उधार लेन देन करना है तो उसके साथ क्रेडिट रिस्क भी है, तो अब उसका क्या है, अब आपको क्या डिसीजन करनी चाहिए, यानी अब आपको क्रेडिट रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसकी मैं आसान जुबान में बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो सारे का सारा कैश पे हो, बल्कि बिजनेस जो है उसको चलाने के लिए किसी ना किसी शक्ल में उधार लेन देन करना पड़ता है, चाहे वो कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, चाहे कोई सर्विसेज का बिजनेस है, और अल्टीमेटली
बैंक जो है उसमें तो है ही क्रेडिट का लेन देन, आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, उधार बैंक को दिया जाता है। जब हम उसे लेते हैं तो वो बैंक उधार जो है वो बारोवर को देता है। तो अब इसकी डिसीजन क्या है? अब क्या हमें करना चाहिए? तो अब इसका क्या है कि अगर हम इससे अवॉइड करेंगे, हम कहेंगे जी हम अब क्रेडिट करेंगे नहीं, कैश पे बिजनेस चलाएंगे, तो आजकल की जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें आपका बिजनेस जो है वो चल ही नहीं सकता, बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन ही नहीं हो सकता। तो अब क्या है, अब आप जब किसी को उधार देते हैं तो इस नीयत से देते हैं कि हमें हमारी जो रकम है वो टाइमली एज पर एग्रीमेंट वापस मिल जाए। तो अब क्या होगा, जब भी बिजनेस कोई उधार लेन देन करता है तो उसके दो आउटकम होते हैं। एक डिजायरेबल या फेवरेबल आउटकम होता है, जिसके अंदर ये होता है कि हमने जो पैसे दिए हैं वो वक्त के साथ ना सिर्फ हमें प्रिंसिपल बल्कि उसका इंटरेस्ट भी मिल जाए, ये हमारा फेवरेबल या डिजायरेबल रिजल्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ अनडिजायरेबल आउटकम क्या होगा कि हमें हमारी जो रकम है एज पर एग्रीमेंट उसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों या कोई एक वो ना मिले। तो ये अनडिजायरेबल आउटकम है, और इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? या तो जिसको आपने पैसे दिए थे उसकी एबिलिटी वो नहीं रही पैसे पे करने की, या उसकी इंटेंशंस जो है वो अब चेंज हो गई हैं, वो आपको आपके पैसे वापस करना नहीं चाह रहा। अच्छा, जब आपने ये डिसीजन लेनी है तो ये डिसीजन बिजनेस के अंदर एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जो लेता है। अब वो जो पर्सन है वो, अगर बैंक की हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो जो क्रेडिट मैनेजर है, लोन ऑफिसर है, क्रेडिट एनालिस्ट है, कोई भी इस तरह का जो डेजिग्नेटेड पोस्ट है वो ये डिसीजन लेती है। उसके मुकाबले में अगर अपना कोई बिजनेसमैन है तो उसमें उसका मालक हो सकता है। तो अब हम क्योंकि इसको चाह रहे हैं कम्प्रीहेंसिव तरीके से समझना, तो बैंक जो है वो ज्यादा कॉन्शियस होता है एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। जब वो किसी भी जगह पे फाइनेंसिंग करता है तो उसमें ज्यादा उस चीज को देखता है। अब वो जो बंदा अपॉइंट करते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे बुलेट्स में दी हुई हैं। अब मैं आपको वन बाय वन उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है किसी भी लोन ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर की, वो है डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेट है, यहाँ पे अब डिप्लोमेट से मुराद ये है कि जब वो जिस बैंक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसने उस बैंक का सॉफ्ट इमेज जो है उसको वो बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेंट एप्लीकेशन लोन के लिए लेके आता है और जो लोन ऑफिसर है उसको बड़े ही रूड वे में बिहेव करता है और उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, और बाद में वो बंदा जो है वो जहन में ये बात बिठा लेता है कि ये जो बैंक है इसका स्टाफ भी अच्छा नहीं है और ये बैंक किसी को उधार देते भी नहीं है, लैंडिंग नहीं करते बल्कि ये तंग करते हैं। तो अब जब इस तरह की बात हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली बैंक जो है उसका बिजनेस इफेक्ट होगा। उसकी रीजन क्या है? जरूरी नहीं है अगर एक बंदा आज आपके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा या उसकी अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर रहा, तो आने वाले दिनों में भी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकेगा। अगर आपका कोई ऐसा बारवर है या एप्लीकेंट है जो आपके पास आया है और वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, तो जो क्रेडिट मैनेजर है या क्रेडिट लोन ऑफिसर है उसने उसको सॉफ्ट वे में रिफ्यूज करना है, ताकि उसको ये ना लगे कि बैंक ने जो है वो उसको डिस्ग्रेस किया है, बल्कि उसको लगे कि वाकयातन बैंक की मजबूरी थी और वो ये फार्म रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सका, इस वजह से बैंक जो है वो उसको लोन नहीं दे सका। बैंक चाहता लोन देना था लेकिन क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी इसलिए वो लोन नहीं दे सका। दूसरा जो है वो है डिडक्टिव। तो डिडक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने कहा था इंटेंशंस की बात की थी। तो इंटेंशंस जो है वो किसी भी बंदे की आप मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें जजमेंट होती है, जज किया जाता है। तो यहाँ पे भी अब जो डिडक्टिव अप्रोच है उसमें क्या है कि बंदा जो है उसकी जजमेंट अच्छी होनी चाहिए, वो चीजों को अच्छी तरह देख सकता हो, भांप सकता हो, और उसको पता हो कि ये जो बंदा लोन लेने मेरे पास आया है ये हमें लोन वापस भी करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें लोन लेके हमें वापस नहीं करना चाहता। तो ये जो डिटेक्टिव है ये भी क्वालिटी जो है वो क्रेडिट ऑफिसर या लोन ऑफिसर में होनी चाहिए।
और तीसरा नंबर है सेल्समैन का। जो क्रेडिट ऑफिसर और लोन ऑफिसर होता है किसी बैंक का, वो सेल्समैन होता है। क्यों? हमने बात की है कि बैंक जो है वो एक ऐसा अदारा है जो एक तरफ से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और दूसरी तरफ मनी लेंड करता है। यानी वो जो पैसे एक्सेप्ट किए होते हैं उन्हीं को आगे लेंड करता है। तो अब वो बैंक के बिहाफ पे क्या करता है? बेसिकली वो लोन को सेल करता है। अब लोन को सेल करने के लिए उसको अच्छा सेल्समैन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बंदा आए वो उसको इनकार करता जाए और कहे जी बैंक को मैंने क्रेडिट रिस्क से महफूज कर लिया। अगर हर बंदे को वो इनकार करता जाएगा तो ये फिर बाद में बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। आने वाले दिनों में बैंक अगर प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली बैंक जो है उसको नुकसान होगा। फिर उसके बाद चौथी जो क्वालिटी है वो अकाउंटेंट की है। चौथी जो क्वालिटी है वो अकाउंटेंट की है। अब आपको पता है ये बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़े बड़े अपना एसएमईज जो फैक्ट्रीज हैं, उनको जब बिजनेस को, कॉर्पोरेट सेक्टर को जब लैंडिंग की जाती है तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छी तरह जांचा जाता है। तो अब एक बंदा जिसके पास अगर अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो वो बैलेंस शीट्स को, इनकम स्टेटमेंट्स को और दूसरी रेलिवेंट जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो उनको अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उसके अंदर ठीक नहीं होंगी वो उनको ओवरलुक कर देगा। जिससे क्या होगा, आने वाले दिनों में बैंक जो है उसकी कह लें कि कमी से या लाइल्मी से जो है वो नुकसान उठा सकता है। तो यही वजह है कि जो भी अकाउंट बैंक का क्रेडिट ऑफिसर या लोन ऑफिसर होता है उसके लिए जरूरी होता है कि उसके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं उसका नॉलेज हो। फिर उसके बाद आगे है निगोशिएटर। तो जो निगोशिएटर होता है बेसिकली, अब आपको पता है जब भी कोई किसी से बैंक के लिए लोन एप्लीकेंट जाता है तो वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है। हर बैंक की उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा बैंक जो है वो हमें क्या रेट चार्ज कर रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अब वो जो एप्लीकेंट आता है बकायदा से वो लोन ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर जो होता है उससे बार्गेन करता है कि फलां बैंक जो है वो इतने इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर रहा है। तो अब क्योंकि ये सेल्समैन भी हमने कहा था, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, उसकी क्वालिटी होगी कि वो निगोशिएशन भी करे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेल्समैन जो चीजें बेचता है, जब आप बाजार जाएं तो वो बकायदा से प्राइस पे निगोशिएशन भी करता है कि ये प्राइस आप कहते हैं जी ज्यादा है, तो फिर वो आपसे निगोशिएशन करके एक प्राइस जो है वो डिटरमिन करता है। तो यहाँ पे भी जो है वो निगोशिएटर की क्वालिटी ये है कि जो क्रेडिट ऑफिसर है, लोन ऑफिसर है, वो निगोशिएशन जो है वो उसको करनी आती हो, ताकि जो अपना बिजनेस का पोटेंशियल कस्टमर है वो बिजनेस जो है वो लूज ना कर सके। फिर उसके बाद लास्ट है एरिया स्पेशलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब एक वक्त में जो अप्लीकेंट है, कोई टेक्सटाइल सेक्टर से आता है, कोई लेदर इंडस्ट्री से आता है, कोई फार्मास्यूटिकल से आता है, कोई ट्रेडिंग से आता है, तो हर बिजनेस जो है उसकी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निकलिटीज होती हैं। तो ये जो क्रेडिट ऑफिसर है या क्रेडिट मैनेजर है, लोन ऑफिसर है, उसके लिए ये जरूरी है कि उसको उस एरिया का अच्छी तरह इल्म हो। अगर उसको उस एरिया का इल्म नहीं है, उसको पता नहीं है, तो आने वाले दिनों में फिर क्या होगा, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस या लैक ऑफ नॉलेज, जो बिजनेस बैंक है उसको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो किसी भी लोन ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर में होनी चाहिए। ये हमने इन डिटेल जो है वो भी डिस्कस की है। अब बेसिक रूल जो है उसमें सिंपल है कि जो बारवर होता है उसको जब वो लोन एप्लीकेशन के लिए जाता है उसको यही लगता है कि मैं यूं ही अप्लाई करूंगा मुझे लोन मिल जाएगा, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। उसके मुकाबले में जो बैंक ऑफिसर है जो लोन दे रहा है, उसने बैंक को डिफेंड करना है, उसने ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना बल्कि उसने कंजर्वेटिव अप्रोच को लेना है। और उसने कोशिश करनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट की तरफ से बैंक को प्रोवाइड की गई है वो उसको बार बार वेरीफाई करे। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें डिबेट होती है वो ये होती है कि क्या ये जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है, क्या ये साइंस है या आर्ट है। जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में साइंटिफिक रूल होता है। यानी पूरी दुनिया में जहां पे 1+1 होगा उसका आंसर 2 ही होगा। इसी तरह आप इसमें भी
कुछ साइंस है। साइंस इन अ सेंस कि अगर आप रेशो एनालिसिस की बात करें तो आपको पता है अगर किसी भी बिजनेस की करंट रेशो जो है वो 0.5 है तो उससे ये चीज शो हो रही है। अगर किसी की रेशो 1.5 है करंट तो उससे ये मुराद है। तो ये अब साइंस है। अगर किसी कंपनी के एसेट्स ज्यादा हैं, सेल ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो ये एक साइंस है। साइंटिफिक रूल्स हैं कि अगर ये फिगर होगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो उसका नतीजा ये होगा। तो ये सारा रेशो एनालिसिस जो है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये साइंस है। उसके बाद जब हम आर्ट की बात करें तो अभी हमने बात की थी डिटेक्टिव की, इंटेंशंस की। अब इंटेंशंस जो है उनके लिए कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि अगर एक बंदे की एज ये होगी तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, एक बंदे का बिजनेस इस तरह का होगा तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ रूल अपना जो है वो एक्सपर्टीज होती है रिक्वायर्ड, जिसको हमने बात की थी, एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। यानी अब एक बंदा अगर बड़ी गाड़ी में आया है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, मार्केट लीडर है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी इंटेंशंस भी ठीक हो। बाज औकात ये जो इंटेंशंस हैं इनको अब हम क्या है मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इनके लिए हमें जज करना जरूरी होता है। इसी वजह से हम इसको आर्ट कहते हैं कि आर्ट इन अ सेंस कि ये जो है ये अब आपने इसको इंटेंशंस को जज करना है, ना कि मेजर करना है। और उसके लिए सिंपल है, एक अगर बैंक का मुलाजिम है, उसका 15 साल का एक्सपीरियंस है और उसके मुकाबले में अगर एक 5 साल वाला है, तो अल्टीमेटली जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी जो जजमेंट है वो ज्यादा रिलायबल होगी एज कंपेयर टू जिसका अभी एक्सपीरियंस कम है। तो इसी वजह से हम इसको क्रेडिट रिस्क को ना सिर्फ साइंस कहते हैं बल्कि हम कहते हैं आर्ट है। यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज आल्सो साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अच्छा, अब उसके बाद सिंपल है कि जब भी अपने किसी को लोन देना है, आपने बैंक के मुताबिक सोचना है, ये नहीं देखना कि बारवर को उसकी कितनी जरूरत है। यानी हमने कंजर्वेटिव होना है, ना कि दूसरी तरफ देखना है कि बारवर को उसकी कितनी जरूरत है। तो ये जी हमारा अब भी एक मैंने अपना आपसे लेक्चर किया है यहाँ तक, जिसके अंदर अब हमने क्रेडिट रिस्क को पढ़ा है, जो क्रेडिट मैनेजर है, लोन ऑफिसर है, उसके बारे में हमने देखा है कि उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो ये स्लाइड्स भी मैं अभी इस लेक्चर के बाद आप सबसे शेयर भी कर लूंगा। अब आप लोगों को अगर कोई क्यूरी है तो वो शाबाश मेरे से पूछ लें। कोई यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है, फिर हम अगले अपना पार्ट पे आते हैं। शाबाश, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? हाँ सर। आप लोग मुझे लगता है साइड पे लगा के निकल जाते हैं। कहाँ जाना है सर, सामने बैठे हुए हैं। हैं? सामने बैठे हुए हैं। द साइंस वर्सेस द आर्ट, इन ऑल केसेस वी रिप्रेजेंट द बिजनेस नॉट द borrower। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस की इन ऑर्डर टू असेस द क्रेडिट रिस्क, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो 5 C's आते हैं, द 5 C's ऑफ अ गुड लोन। अब इन 5 C's के अंदर हमने लास्ट टाइम क्लास में भी बात की थी कि दो जो सी हैं उनको हम फंडामेंटल सीज कहते हैं, बेसिक सीज कहते हैं, फाउंडेशन सीज कहते हैं, मेन सीज कहते हैं। उसमें नंबर 1 करेक्टर है और नंबर 2 जो है वो कैपेसिटी है। इसी तरह 3 सीज जो है उनको हम सेकेंडरी सीज का नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री सी का नाम दे देते हैं, सपोर्टिंग सीज का नाम दे देते हैं। उसके अंदर कैपिटल है, कोलेटरल है और कंडीशंस है। तो जब हम इसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट सी जो करेक्टर है उसके अंदर हम देखते हैं कि बंदा जो है उसकी इंटेंशंस कैसी हैं, क्या वो मुस्तकबिल में हमें कर्ज वापस करना चाहेगा या कर चाहता है या नहीं, उसकी इंटेंशंस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। कैपेसिटी है, क्या जो बारवर है या जो एप्लीकेंट है वो इस काबिल है कि आने वाले टाइम में अगर हम उसको लोन दे दें तो वो अपनी जो है वो कर्ज जो है उसको अदा कर सकता है। थर्ड में कोलेटरल और गारंटी, कि वो बंदा एज ए सिक्योरिटी
क्या चीज ऑफर कर रहा है अपना लोन के अगेंस्ट। और फोर्थ नंबर पे कैपिटल। कैपिटल ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमने जब यहाँ पे लैंडिंग वगैरह का करना होता है तो इसमें हमारा फोकस जो होता है वो ज्यादा बिजनेस पे होता है, इंडिविजुअल से उतना नहीं होता। क्योंकि कोलैटरल और गारंटी का दोबारा बता देंगे काइंडली। कोलैटरल जो है ये बेसिकली होता है कि आप गिरवी क्या रखवा रहे हैं, गारंटी क्या दे रहे हैं। यानी अगर आप लोन अप्लाई करते हैं ना तो बैंक कुछ ना कुछ आपसे गारंटी डिमांड करता है। तो वो गारंटी आपके, जिसको आपने पढ़ा होगा अक्सर मॉर्गेज लोन होते हैं, प्लेज होते हैं, मॉर्गेज हो गया, प्लेज हो गया, जो ठीक मर्जी है ना प्लेज जी। करवा उसके लिए देते हैं। अब आप अपना कौन सा एसेट ऑफर कर रहे हैं, या अगर आप नहीं तो कौन सी पर्सनल गारंटी दे रहे हैं, किस वो बंदा कौन है जो आपकी गारंटी दे रहा है। फिर कैपिटल है। कैपिटल आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका सोर्स क्या है और वो कितनी है, उसकी किस्म क्या है। फिर कंडीशंस। कंडीशंस जो है बेसिकली ये आप समझ लें इन सिंपल वर्ड्स कि जैसे आप स्वॉट एनालिसिस करते थे मार्केटिंग के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो ये वो है। तो ये सारी की सारी उसके अंदर आती हैं। अच्छा, ये मुझे क्लास में बताइएगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था। ये मुझे शक पड़ता है कि हमने करैक्टर और कैपेसिटी कर लिया था। क्यों जी, याद है किसी को? चलें, ये मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। अब आप लोगों ने यस सर। इनको दोबारा पढ़ना है और कल अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आपसे मैं, ठीक है, आंसर कर दूंगा। अच्छा, करैक्टर के अंदर हमने जज करनी होती है इंटेंशंस। तो इंटेंशंस जो है जज करने के लिए सबसे पहले उसकी ऑनेस्टी देखी जाती है। सर इसकी ये स्लाइड हमें मिल जाएगी ना आज? हाँ जी, हाँ जी जनाब, अभी मिल जाएंगे ये जब लेक्चर खत्म होगा। चलो ठीक, थैंक यू। हाँ जी, ऑनेस्टी हम पहले जज करते हैं, फिर उसकी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फैमिली सिचुएशन कैसी है, क्या उसके बाद भी कोई है जो उस बिजनेस को संभाल सकता है। फिर मैनेजिंग स्किल्स क्या है, उस बंदे की एजुकेशन लेवल क्या है, पढ़ा लिखा है या नहीं है। फिर फैमिली एसेट्स के बिजनेस के अलावा भी उसके जो फैमिली एसेट्स हैं उनकी मालियत क्या है। रेपुटेशन इन दी कम्युनिटी के लोगों के जो अपना कम्युनिटी या लोग उसको किस किन अल्फाज में जो है वो आप समझ लें कि समझते हैं, कैसा समझते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, वो बंदा डीलिंग्स में कैसा है। फिर इस तरह जो उसके सेलर्स और बायर्स हैं, यानी जो उसके कस्टमर्स हैं और सप्लायर्स हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि ये बंदा जो है ये बिजनेस डीलिंग्स में कैसा है, फेयर है या नहीं है। उसके बाद उसकी जो प्रीवियस एबिलिटी या रीपे लोन्स की, ये बेसिकली एक अगर किसी बिजनेस ने ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है, किसी भी अगर बिजनेस ने ये किया हुआ है, तो वो सारे का सारा जो है ये इसमें ऑलरेडी जो है लोन अगर कहीं से लिया हुआ है तो वो बिजनेस जो है वो बताता है कि मैंने फलां बैंक से ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, तो उस बैंक का लेटर आता है जिसमें उसके बारे में लिखा जाता है कि इस बंदे ने ऑलरेडी जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है वो कैसी है, क्या ये टाइमली अपने इंस्टॉलमेंट्स या लोन जो है उसने पे किया है या नहीं किया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने एडमिशन लेना होता है। तो एडमिशन लेने के लिए अब आप लोग जब जाते हैं तो मैट्रिक के बाद इंटर में आप जब जाते हैं तो आपको एक स्कूल की तरफ से करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। फिर इस तरह इंटर से जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए आपको कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट मिला कि आपने वहाँ पे टेन्योर जो है वो कैसा गुजारा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस बैंक से मिलता है इस बैंक के लिए, जिसमें लिखा जाता है कि इस बंदे की हमारे साथ डीलिंग्स कैसी रही हैं। अच्छा, इसके लिए अब हर बैंक ने कुछ चेकलिस्ट बनाई होती हैं, क्वेश्चंस बना कुछ चेकलिस्ट बनाई होती हैं, क्वेश्चंस बनाए होते हैं। वो सारे का सारा जो है वो जो और ये बंद कर दें प्लीज, ये अपना ना माइक बंद कर दें जिसने ये। हसन, हम अपना बंद कर दो ये। अच्छा, इसके अंदर अब कुछ बैंक्स ने क्वेश्चन बनाए होते हैं। वो जो क्वेश्चंस है हमने चेकलिस्ट के लिए, वो सारे का सारा जो है वो पूछा जाता है। और ये सारे बैंक है, अब आप अगर कोई आपका जानने वाला किसी बैंक में है उनसे पूछें। तो ये जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमने इसको देखना होता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो कैपेसिटी है।
तो कैपेसिटी में हमने देखना होता है उस बंदे की एबिलिटी क्या है रीपे लोन की। सर इसकी एक मिसाल दी थी आपने क्लास में, हाँ जी, मैरिज वाली, वो काइंडली रिपीट कर देंगे। बस वो है ना, सबको जिसको पूछना हुआ वो फिर खुद ही पूछ लेगा आपस में। अच्छा, यहाँ पे अब कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी के लिए अब ये है कि यहाँ पे अब हमने ये देखना होता है कि एबिलिटी कैसी है, इन एबिलिटी टू रीपे, यानी अब यहाँ पे हमने उसकी कैपेसिटी देखनी है आने वाले टाइम में, क्या उसके पास इतना जो है वो सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे कि वो हमें टाइमली हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पे कर सके, क्या उसके अंदर कोई सीजनल फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही। और ये भी हमने क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस की थी। अब ये जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी की आगे 3 तरह की फर्दर हमने सब कैटेगरीज देखी थी, जिसमें एक मैनेजेरियल कैपेसिटी थी। मैनेजेरियल कैपेसिटी में हमने देखना है कि उस बंदे के पास क्या वो सफिशिएंट मैनेजेरियल स्किल्स हैं बिजनेस को चलाने के लिए, क्या उसके पास सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल है कि वो बिजनेस को चला सके। इसी तरह हमने आगे देखना होता है नेटवर्थ जो एसेट्स की उसकी, कि वो पिछले सालों से इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज हुई है तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छी है, अगर नहीं हुई तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये बिजनेस की मैनेजमेंट पुअर है। फिर उसका अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि उसकी मैनेजरियल स्किल्स अच्छी हैं। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो ये भी बिजनेस के लिए एक क्वेश्चन मार्क होगा। इसी तरह फिर ह्यूमन और वर्क कैपेसिटी है, तो ह्यूमन और वर्क कैपेसिटी के अंदर भी हम देखेंगे कि क्या उसके पास सफिशिएंट लेबर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और वो कितनी टेक्निकल लेबर है। क्योंकि अगर बिजनेस जो है उसके पास मैनेजेरियल स्किल्स हैं लेकिन अगर प्रॉपर सफिशिएंट लेबर अवेलेबल नहीं होगी, फिर भी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो जो ह्यूमन और वर्क कैपेसिटी है वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, उसके पास जो लैंड है, बाकी रिसोर्सेज है, क्या वो सफिशिएंट मिकदार में है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास जो बिल्डिंग है वही इनसफिशिएंट है, स्पेस ही नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है हो सकता है आने वाले दिनों में वो उस तरह काम ना कर सके जिस तरह के वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया होता है। फिर तीसरे नंबर पर टेक्निकल कैपेसिटी है। टेक्निकल कैपेसिटी में हमने देखना होता है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है क्या वो सारी की सारी वो फुलफिल कर रहा है। टेक्निकलिटीज उसमें इक्विपमेंट्स हैं कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं, जो मशीनरी है, प्लांट है, वो कितना अपना कह लें कि अप टू डेट है। क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो एक ओल्ड फैशन मशीनरी है जिसकी प्रोडक्शन जो है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारी चीजें फिर उनकी मेंटेनेंस, क्या अगर मशीनरी में प्लांट में कोई मसला आता है तो क्या उसकी मेंटेनेंस इजीली अवेलेबल है, इसकी इसलिए भी जरूरत होती है। खुदा ना खास्ता अगर मशीनरी में कोई मसला आ जाए और बाद में 2 हफ्ते जो है उसको ठीक करने में लग जाए बिकॉज के उसकी मेंटेनेंस इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो 2 हफ्ते जब मशीन बंद रहेगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बंद होने से जो कैपेसिटी है रीपे लोन की वो भी डिस्टर्ब होगी। एक्सटर्नलाइजेशन है, इसके अंदर हमने देखना है कि कोई बाहर से जो है वो अपना सामान वगैरह कोई कर रहे हैं जिसको हम सीएमटी कहते हैं, कि बाहर से भी वो कोई आर्डर वो कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या है लैंड उसकी कैसी है, स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है। यानी ये जितनी भी टेक्निकल कैपेसिटीज हैं हम इन सब को देखते हैं। फिर उसके बाद हाँ जी, अब अगर किसी ने यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर लें। हाँ जी, किसी ने यहाँ तक क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। नो सर, क्लियर है। चलें, ये अभी अपना जो है ना लेक्चर का भी टाइम है तो मैं ये अब आपको भिजवा रहा हूँ। इसके बाद अगले 3 है और एक और फाइल है रेशो एनालिसिस की। सर तो रिमेनिंग टाइम 1 मिनट रह गया है। वो कोई इशू नहीं है, टाइम का इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इनको 2 दफा पढ़ भी लें, प्लस इंशाल्लाह।
आगे रेशो एनालिसिस की एक और फाइल होगी, यानी एक लेक्चर 1 की होगी जो हमने अभी किया है, लेक्चर 2 ये अभी आधा complete किया है। है, इससे अगला आप आपने पढ़ लेना है। तो थर्ड जो होगा हमारा वो रेशो एनालिसिस है। रेशो एनालिसिस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद से जो है वो कर लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो कल हम उसको भी एक दफा ओवरव्यू कर लेंगे। तो कल अब हमारी अभी मेरा 11:30 रीड क्लास करना है। होगी। चलें ठीक। ओके जी, ओके सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज। भाई पूछ ले कुछ सर को।